सभी को गुड इवनिंग। कल हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था अक्षांश और देशांतरों के बारे में। अब लेक्चर सेकंड में देखते हैं कि जो हमने अक्षांश बताए थे उसमें कुछ आपको हमने कटिबंध बताए थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। अब हम आगे देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं का और हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या उनका उपयोग हो सकता है, सबके बारे में देखते हैं। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, तो आप देखते होंगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है? ध्रुवों की तरफ जाने पर भूमध्य रेखा से घटती जा रही है। क्या हो रही है? घटती जा रही है। क्या हो रही है? घटती जा रही है। यानी कि यह आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया और यह आपका 90 डिग्री क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? ध्रुवों की तरफ। ठीक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो एक तरह से क्या होती हैं? वृत्त होती हैं। लेकिन समतल सतह पर देखने पर अक्षांश रेखाएं होती हैं और इसको अगर वास्तव में देखा जाए तो ये क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ये भूमध्य रेखा है तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगी आपके, ठीक है, और पूरा एक सर्किल बनाएगी ये, ठीक है ना, ऐसे। तो लास्ट क्लास में बताया था अक्षांश रेखा अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? 179। क्या होते, कितने होते हैं? 179। अब बताओ ये अर्धवृत्त होते हैं या पूर्ण वृत्त होते हैं? मतलब आधा वृत्त होते हैं या पूरा होते हैं? तो ये कैसे होते हैं? पूर्ण वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण वृत्त होते हैं। पूर्ण वृत्त होते हैं। और देखें, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो एकदम समान होती है। चाहे आप भूमध्य रेखा पे देखें, चाहे आप ध्रुवों की तरफ देखें, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। वो लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दूरी हमेशा अक्षांश रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य के मध्य दूरी हमेशा समान रहती है। दूरी हमेशा समान रहती है। दूरी क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। लेकिन अक्षांश भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाओं या अक्षांश वृत्तों, रेखा कह दो चाहे वृत्त कह दो, एक ही बात है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, कम होती जाती है, ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती हैं।
यानी कि रेखा नहीं रहती है ना वृत्त रहता है। 90 डिग्री पर जाने पर क्या बन जाता है, ये ध्रुव बन जाता है, बिंदु बन जाता है, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है किसकी लंबाई, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाओं के मध्य हमने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान बनी रहती है, चाहे हम उत्तरी गोलार्ध में जाएं चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं। ये कौन सा गोलार्ध हो गया आपका, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा, जिसे हमने देखा था कि चलो भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत जो हमारा देश है, भारत देश कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य, अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है, रेखाओं के मध्य स्थित है। रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इधर देख लें, तो देखो ये आपकी 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा, ये वाली। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 7, 8, यानी कि इसको जो रेखा जो छुएगी वो कितने पर छुएगी, 8 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यानी कि 8 डिग्री पूरा और ये 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और हम कौन से गोलार्ध में, भारत वाले उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर, और इसको काफी रेखाएं जैसे क्रॉस करेंगे अक्षांश रेखाएं, अंतिम कहां पर क्रॉस करेंगी इसको, अंतिम जो क्रॉस करेंगी वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर देखी जाए, भारत की अक्षांशीय स्थिति देखी जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है भारत की अक्षांशीय स्थिति। लेकिन भारत की 2 अक्षांशीय स्थिति है, आपको मालूम होगा जल में भी भारत का अधिकार है। यहाँ पर कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, इस पे भारत का अधिकार है जो बंगाल की खाड़ी में है। तो यहाँ पर भी, यहाँ से अगर काउंट करें जल से तो 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और आप चले जाएं कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत की अक्षांशीय स्थिति है। यानी कि ये तो हो गया आपका स्थल पर 8 डिग्री 4 मिनट, और 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ पर हो गया, जल में। जल बोले तो अंडमान और निकोबार में, ठीक है ना। तो यानी कि भारत की हमने अक्षांश स्थिति देखी, अक्षांश कितने होते हैं वो सब हमने आपको बताएं, अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है वो हमने आपको बताया। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश की रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य लगभग दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, चाहे ध्रुवों पर देख लें और चाहे बीच में, चाहे भूमध्य रेखा पर देखें, ठीक है। अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसा होती हैं, अर्धवृत्त या पूर्ण वृत्त, कैसी होती हैं, ये पूर्ण वृत्त होती हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक सर्किल होती हैं। ऐसे कितने सर्किल हमारे उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जा सकते हैं, 179,
ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि भारत की देशांतरीय रेखाओं का क्या उपयोग है और कैसे कैसे इनको खींचा गया है, वो सब के बारे में देखते हैं। देखो, ये आपका उत्तरी, ये आपका दक्षिणी, ये आपका पूर्वी, ये आपका पश्चिमी। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली बीचों बीच की जो काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाया? दक्षिणी ध्रुव से। ये उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। जो बिल्कुल बीचों बीच होती है वो उसे कितना डिग्री कहते हैं? 0 डिग्री। कितना कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाए? दक्षिणी ध्रुव में, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच मिलाए। और ये रेखा जो होती है हमारे गोलार्ध को कैसे डिवाइड करती हैं, कैसे विभाजित करती हैं? ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, हमारी पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में कौन सी रेखा बांटती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है ना, पूर्वी और पश्चिम में। उत्तर दक्षिण में बांटती है, आपको बताया था, लेटी हुई रेखा, आड़ी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा। कौन सी थी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसी रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। यानी कि इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं। इसे इंटरनेशनल टाइमलाइन भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं? समय रेखा भी कहते हैं। क्योंकि इस रेखा के द्वारा हम किसी भी देश का स्थानीय समय है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम भारत का भी स्थानीय समय देखेंगे कि कितना डिग्री पर है। ठीक है ना, और इसको प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसी का ही एक नाम और है, ग्रीनविच रेखा। किस नाम से भी जानते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से भी। ग्रीनविच रेखा के नाम से भी क्यों? क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से किया गया था। यानी कि इसको जो डिनोट किया गया था वो इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से किया गया था, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसको अन्य नाम जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा, सभी इसके नाम हैं। ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस किस नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि ऐसे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं?
ठीक है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कितनी काल्पनिक रेखाएं हमारे ग्लोब पर या हमारी अर्थ पर खींची जा सकती हैं? तो बताएं। कुल अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए, कुल देशांतर रेखाओं की बात की जाए, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या तो कितनी होती है? ये 360। कितनी होती हैं? 360 होती हैं। 360 कैसे होती हैं? देखो, ये तो आपका हो ही गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये पूर्वी गोलार्ध में जाएंगे यहां से, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री यानी कि 90 देशांतर रेखाएं ये, और 90 देशांतर रेखाएं ये। तो 90 और 90 कितने हो गए? 180, और ये बीच वाली 0 डिग्री, तो कितने हो गए? 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये और 0 डिग्री आपका बीच वाला, तो कितने हो गए? 181। लेकिन आपको मालूम है ये हमारी ग्लोब का सामने का फेस है, तो सामने आपको कितनी दिखाई दे रही है? 181। लेकिन जब हम पीछे की तरफ जाएंगे यहां से मुड़कर, तो इतनी रेखाएं पीछे भी तो होंगी। इतनी रेखाएं कैसे होंगी? पीछे भी होंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सामने का जो फेस दिखाई दे रहा है आपको, यही तो दिखाई देगा, ये पीछे वाला दिखाई थोड़ी देगा आप लोगों को, ठीक है ना, जो बोर्ड के पीछे की तरफ जा चुका है, ठीक है ना। हमारे जो ग्लोब होता है बिल्कुल गोल होता है, लेकिन हम इसको ग्लोब को समतल सतह पर दिखा रहे हैं, इसलिए आपको सामने का फेस ही दिखाई दे रहा है, पीछे का फेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें 180 आप ऐड और करो तो कितने हो जाएंगे? 361। लेकिन हमने क्या बताया? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360, ना कि 361। वो कैसे? इधर देखें, जब हम 180वां देशांतर यहां से जाएगा पश्चिम से पीछे की तरफ, बिल्कुल किसके पीछे की तरफ? 0 डिग्री के पीछे की तरफ। किसके पीछे की तरफ? 0 डिग्री के पीछे की तरफ। यहां से मुड़ के जाएंगे हम पीछे की तरफ, 180 यहां से जाएगा और 180 लास्ट वाला यहां पर जाएगा। तो जो 180 होगा, 180 यहां से घूम के जा रहे हैं आप, 180 यहां से घूम के जा रहे हैं, तो दोनों मिल रहे हैं ये। तो जो दोनों मिलेंगे तो 180 सिर्फ एक ही काउंट होगा, ना कि 2 काउंट होंगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 180 सिर्फ क्या होगा? एक ही काउंट होगा। तो इसलिए 181 और 180 कितने हो जाए? 361। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो 180वां देशांतर जाएगा पश्चिमी देशांतर पीछे की तरफ और पूर्वी देशांतर पीछे की तरफ, तो दोनों जाकर पीछे जाकर एक बन जाएंगे, और एक बनने पर ये 361 ना होकर, ये 361 ना होकर एक हम कॉमन हो जाएगा दोनों में, 180वां, ये कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं। ठीक है भाई, 180 देशांतर यहां से जाएगा पीछे की तरफ और 180 देशांतर यहां से जाएगा, पूर्वी जाएगा और पश्चिमी जाएगा। तो तभी तो कहते हैं 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना, वो कभी भी ना तो पूर्व लिखी जाती है ना पश्चिमी लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो पीछे जाकर दोनों देशांतर रेखाएं, पूर्वी भी और पश्चिमी भी जाकर, दोनों जाकर आपस में मिल जाती हैं वो दोनों रेखाएं, तो इसलिए देशांतर फिर एक ही बनता है। उसका नाम क्या होता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसलिए टोटल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है, दोबारा देख लेते हैं। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये तो माना ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से चलते जाओ चलते जाओ, 179 इधर गए पीछे की तरफ, और 179 हम देखिए 100 यहां से देखें, 180 यहां से और 180 यहां से, लेकिन जो 180 आप जा रहे हैं दोनों में, 180 इधर से पश्चिम से, 180 पूरब से, और 0 डिग्री तो है ही आपका, इसको तो याद ही रखना है आपको, ये वाले को मेन है ये। तो 180 इधर से, 180 इधर से, तो 361 होने चाहिए। लेकिन जब ये 180 दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक बना लेते हैं, दोनों मिलकर एक बना लेते हैं, इसलिए ये टोटल कितने काउंट होंगे? 359, और 0 डिग्री आपका ये है देशांतर। तो
अब बताओ देशांतरों की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। 359 तो ये हो जाएंगे और 0 डिग्री देशांतर इसको भी काउंट कर लेंगे। तो 359 और एक 360। ठीक है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कि सर देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, क्यों ये हमारे ग्लोब पर खींची गई है? तो देखो देशांतर रेखाओं का उपयोग हम समय ज्ञात करने में यानी कि टाइम में, इनका उपयोग हम तिथि ज्ञात करने में यानी कि डेट भी हम ज्ञात कर सकते हैं, डेट भी। इनका उपयोग हम दोनों को मिला लें तो किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों को मिला लें, लोकेशन। ठीक है ना? तो कैसे हम समय ज्ञात करते हैं इन रेखाओं के द्वारा, कैसे हम तिथि ज्ञात करते हैं, कैसे हम किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात करते हैं, वो सब देख लेते हैं। इधर देखें, तो आप सबको मालूम है हमारी जो पृथ्वी है वो कौन सी दिशा से और कौन सी दिशा की तरफ घूमती है। जैसे मान के चलो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये कौन सी हो गई, पूरब हो गई, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम हो गई। हमारी जो पृथ्वी है जो घूमती है वो पश्चिम दिशा से घूमती है, कहाँ की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ। यानी कि घड़ी घूमती है हमारी पश्चिम से पूर्व, लेकिन हमारी पृथ्वी घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व। यानी कि हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि घड़ी के विपरीत। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमती है ये, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। जब ये घूमती है ये दो तरीके की गति करती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, एक खुद के चारों तरफ घूमती जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं। तो जब खुद के चारों तरफ घूमती है ये एक चक्कर, तो सबको मालूम है लगभग कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। मान के चलो अर्थ हमारी यहाँ पर है, उसने घूमना शुरू किया और वो घूमती जा रही है अपने अक्ष पर खुद के चारों तरफ। तो एक पूरा चक्कर कितने घंटे में करेगी वो, 24 घंटे में करेगी। कितने घंटे में करेगी, 24 घंटे में करेगी। और कोई भी जो गोलीय चीज है अगर जो एक चक्कर लगा रही है तो पता है आपको कितने डिग्री का कोण बना रही है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बना रही है, 360 डिग्री का। तो यानी कि एक घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 डिग्री का। कितने का बनाएगी, 15 डिग्री का। तो 60 मिनट में कह सकते हैं कि 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। काट दें, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 4 मिनट। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर अगर 1 डिग्री घूमती है, और देखो पृथ्वी जो घूमती है अक्षांश रेखाओं में नहीं घूमती है, पृथ्वी हमेशा कौन सी रेखाओं में घूमती है, देशांतर रेखाओं में घूमती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं में घूमती है या परिभ्रमण करती है या परिक्रमण करती है, जो भी है। क्लियर है? तो 1 डिग्री चाहे हम पूर्वी गोलार्ध में जाएं चाहे हम पश्चिमी गोलार्ध में जाएं, हम कितना मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, 4 मिनट। ठीक है, तो अब ये देखिए सूर्य है वो कौन सी दिशा से निकलता है,
पूर्वी दिशा से। कौन सी दिशा से? पूर्व दिशा से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो पूर्वी गोलार्ध में जो सूर्य का प्रकाश है वो पहले आता है, बाद में कहाँ जाता है? पश्चिमी गोलार्ध में। यानी कि पूर्वी गोलार्ध वाले देशों में दिन पहले होता है, पश्चिमी गोलार्ध वाले देशों में दिन बाद में होता है सूर्य का प्रकाश। अब दिन आगे है कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पर समय जो होगा वो आगे का मतलब प्लस, आगे का मतलब प्लस। और पश्चिमी गोलार्ध में समय क्या होता है? देर से होता है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर दिन, देर का मतलब कमी, कमी का मतलब माइनस में। यहाँ पर समय चलेगा वो माइनस में चलेगा पश्चिमी गोलार्ध में, और पूर्वी गोलार्ध में चलेगा वो प्लस में चलेगा। किस में चलेगा? प्लस में चलेगा। ठीक है भाई। तो यानी कि 1 डिग्री अगर हम पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं, 1 डिग्री अगर हमारी पृथ्वी घूमती है, 1 डिग्री घूमी कहां पर? पूर्वी गोलार्ध में, तो वो कितना मिनट आगे गई? 4 मिनट। अगर हमारी पृथ्वी घूमी कहां पर? पश्चिमी गोलार्ध में, तो वो 1 डिग्री अगर घूमी तो कितना मिनट पीछे गई? 4 मिनट। क्योंकि यहां पर समय क्या होता है? माइनस में होता है, पीछे की तरफ होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बाद में पहुंच पाता है, पूर्वी गोलार्ध में पहले पहुंच पाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात ये? ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से हम समय को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी देश का समय हो, कोई सा भी समय हो, उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम अब देखेंगे कि भारत देश का मानक समय क्या है। भारत का मानक समय क्या है? क्या है का मतलब कितने डिग्री पर है। तो देखो, आप तभी किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं जब आपको उस देश की अक्षांश देशांतरीय स्थिति पता हो। तो सबको मालूम है भारत देश की देशांतरीय जो स्थिति है, इधर देखें, ये मान के चलो आपकी 0 डिग्री। अब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी और ये दक्षिणी। अब आपको मालूम है कि हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। तो कोई ना कोई देशांतर हमारे भारत को भी छुएगा, छू लिया। तो सर ये 0 डिग्री से शुरुआत करी आपने, ये देखो 0 डिग्री है, और ये भी क्या है? 0 डिग्री है बीचों बीच। तो 0 डिग्री से हम चलते गए। अब हमको मालूम है इधर की तरफ जाएंगे तो भी 180 तक जा सकते हैं, इधर की तरफ जाएंगे तो भी 180 डिग्री तक जा सकते हैं। तो कोई ना कोई देशांतर तो इसको छुएगा। तो कितने डिग्री पर छुआ? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखो, वैसे तो भारत की ये पश्चिमी दिशा है, लेकिन हम भारत को देख रहे हैं विश्व मानचित्र पर। जब भी विश्व मानचित्र पर देखते हैं तो अब ये पश्चिमी दिशाओं में बात नहीं करेंगे, हम गोलार्धों में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? गोलार्धों में। तो देखो यहां पर भी मैं क्या लिख रहा हूं? पूर्वी। क्या लिख रहा हूं? पूर्वी। पूर्वी। अब बताओ कौन सी रेखाओं ने इसको छुआ है? खड़ी रेखाओं ने। खड़ी रेखाओं क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। तो पूर्वी देशांतर, यहां से हम चलते जाएंगे तो लास्ट में इसको कितने डिग्री पर छू के जा रहा है वो देशांतर? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये भी कौन से देशांतरों में है? पूर्वी देशांतर। यानी कि ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना? तो यानी कि देशांतरों में ही भारत में लगभग कितने डिग्री का अंतर आ गया देशांतर रेखाओं में। अगर भारत की देशांतरीय स्थिति को देखा जाए, 68-60 से शुरू होकर और कहां पे खत्म हुआ है? 97-25 पर। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से माइनस कर देना 68 डिग्री 7 मिनट, तो कितना आ जाएगा? 18 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका 17 में से 8 गया था 9, और 8 में से 29 डिग्री 18 मिनट। तो लगभग 29 डिग्री 18 मिनट। तो लगभग कितने डिग्री देशांतर का अंतर आया? लगभग भारत के
देशांतरों में, भारत के देशांतरों में लगभग कितना डिग्री का अंतर आया? 30 डिग्री देशांतर का अंतर आया। 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है लगभग। और हमको मालूम है कि जब 1 डिग्री का अंतर आता है, 1 डिग्री का अंतर आता है तो कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। तो आपके कितना अंतर आ रहा है भारत में? 30 डिग्री। तो 30 गुणा में 4 तो कितना मिनट हो गया? 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो कितने हो जाते हैं? 2 घंटे। यानी कि भारत के देशांतरों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और हमको मालूम है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना अंतर होता है, यानी कितना मिनट हमारी पृथ्वी चलती है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होगा? 30 गुणा में 4, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में समय में जो अंतर आएगा ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, वो लगभग कितने घंटे का आएगा? 2 घंटे का आएगा। कितने घंटे का आएगा? 2 घंटे का आएगा। तो ये तो बड़ी दुविधा होगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य भारत में सर्वप्रथम उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और छिपता कहां पर है? गुजरात में। अभी तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, अरुणाचल प्रदेश से ही निकलेगा और छिपेगा कहां पर? भारत में, गुजरात में। भारत देश की बात करें तो यानी कि समय यहां पर पहले है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो घड़ियों में जो टाइम होगा, मान के चलो यहां पर अगर 3 बज रहे हैं तो यहां पर कितने बजेंगे फिर? भाई यहां पर 2 घंटे ये आगे हो गया ना, क्योंकि ये पूर्व हिस्सा है और पूर्वी गोलार्ध में क्या होता है? समय आगे होता है। अगर यहां पर 3 बज रहे हैं, यहां पर कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, तो गुजरात में कितने बजेंगे? 2 घंटा हम पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात पीछे की तरफ है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो ऐसे आएगा। तो कितना बजेगा यहां पर? 1। कितना बजेगा? 1। तो यहां पर 1 बज रहा है, यहां पर 3 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि कितने घंटे का अंतर आ गया है? 2 घंटे का। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ये देशांतर है और गुजरात में ये देशांतर है, तो दोनों देशांतरों के मध्य लगभग कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। तो यानी कि एक ही देश में 2 समय हो गए। तो इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए कि भाई ऐसी दुविधा नहीं हो, संपूर्ण भारत में एक ही समय हो, एक ही समय सभी में हो, तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत देश ने अपना क्या बनाया? एक मानक समय बनाया। क्या बनाया? मानक समय बनाया कि भाई गुजरात में भी जो टाइम हो वो अरुणाचल प्रदेश में भी हो, वो जम्मू कश्मीर में भी हो, वो तमिलनाडु में भी हो, वो राजस्थान में भी हो, वो बंगाल में भी हो, वो पूरे भारत में एक ही समय हो। ये समस्या को देखा गया। तो हम आपको अब अगली क्लास में ये बताएंगे कि भारत का